सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। दिस इज फॉर सीए फाइनल आईडीटी। तो सीए फाइनल आईडीटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम 2023 में होने वाला है, उन सभी लोगों के लिए दोस्तों आज एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो ये हमारा पहला क्लास है। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्ड बताऊंगा कि हमारी क्लासेस में किस तरह के नोट्स बनने वाले हैं, क्वेश्चन बैंक क्या होगा, कहां से हमको क्वेश्चंस करने हैं, एमटीपी, आरटीपी, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, स्टडी मैट के क्वेश्चंस, सारा डिस्कशन दोस्तों हम क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो दिल थाम कर बैठिएगा। सबसे पहले दोस्तों पहला क्लास है, पहला दिन है आज हमारा। तो मैं आप लोगों को पूरा सब्जेक्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि कौन सा वेटेज, कितने % जीएसटी का है, कस्टम का कितना वेटेज है, कहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कितना क्वेश्चन का वेटेज होता है, ये सारी तमाम बातें दोस्तों आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं भाई, मैं जो भी नोट्स बनवाऊंगा वो आपको हैंड राइटिंग नोट्स होंगे। आपके पास एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर होना चाहिए, एक कॉपी होना चाहिए जिसके अंदर मैं आप लोगों को नोट्स बनवा कर चलूंगा। और ये एंटायर नोट्स आपका जो आईसीएआई का स्टडी मैट है वहां से आपको बनवाए जाएंगे। बिकॉज आप सब जानते हो कि आईसीएआई का जो स्टडी मैट होता है उसके बाहर कुछ भी नहीं आता। और दोस्तों मैं सच बताऊं तो आईसीएआई का जो स्टडी मैट है स्पेसिफिकली फॉर इनडायरेक्ट टैक्स वो बहुत जबरदस्त तरीके से बनाया गया है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्टडी मैट के अंदर रिपीट करके लिखी गई है। तो मैं आप लोगों को प्रॉपर वे में उसके नोट्स बनवा दूंगा। नोट्स बनाने से दो बेनिफिट होते हैं। चीजें जब आप लिखते हो दोस्तों तो आपको याद होती है। आपके दिमाग के अंदर दोस्तों आपका माइंड जो होता है वो वर्क करता है। जब आप लिखोगे तो माइंड को मैसेज जाएगा, चीजें बहुत जल्दी से याद होंगी और एग्जाम टाइम में जो आपका लिखने का प्रैक्टिस है वो भी बनेगा। तो आप ऐसा समझ लो कि जैसे आप स्कूल टाइम में नोट्स बनाते थे ना, वैसे मैं आपको एंटायर स्टडी मैट से नोट्स बनवाने वाला हूं। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जब आप इन नोट्स को रिवाइज करने बैठोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा यार ये तो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, एक अलग सा अपनापन लगेगा दोस्तों। और साथ में सारे क्वेश्चंस हम क्लास के अंदर ही करने वाले हैं। मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ने वाला कि जो मैं आपको नहीं करवाऊंगा। सारे के सारे क्वेश्चन हम क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं सीए फाइनल आईडीटी का कोर्स। पहला दिन है तो मैं आप लोगों को पूरा वेटेज यहां पर बताने वाला हूं, कौन सी चीजें काम लेंगे, कहां से करेंगे, जितने भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन्स हैं वो सारे के सारे हम यहां पर आज की पहली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम है सीए फाइनल आईडीटी। हो सकता है दोस्तों ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता हो, लेकिन पहला क्लास है तो भाई देखो मेरा फर्ज बनता है कि मैं सारी बातें आपको बताऊं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना हेडिंग डाल लो सीए फाइनल आईडीटी। बाकी आप जिस भी भगवान को मानते हो उसका नाम भी ऊपर लिख सकते हो। उससे क्या होता है कि एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपने अपने जो भी भगवान है, ईस्ट है, उनको याद कर लिया, तो अब आपका जो कोर्स है वो बहुत अच्छे से होगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, तो सबसे जो पहला पॉइंट है ना आज का हमारी क्लास का, एक बार मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। थोड़ा जूम करने से क्या है कि आपको थोड़ा और पास में दिखाई देगा, ये है ना। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। चलिए जी, तो ये हमारा सीए फाइनल आईडीटी का कोर्स है। थोड़ा सा ज्यादा जूम हो गया आई थिंक, हल्का सा इसको कम कर लेते हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो ये सीए फाइनल आईडीटी का सिलेबस है, इसको हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको सीए फाइनल जो आईडीटी का सिलेबस है इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। देखो दोस्तों, इसमें आपको दो चीजें पढ़नी है। मुझे पता है कि आप इंटरमीडिएट लेवल पर भी इसको पढ़े होंगे, लेकिन वहां वाले सिलेबस में और यहां वाले सिलेबस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि दोस्तों अब आप सीए फाइनल में हो, राइट, और सीए फाइनल में तो आपको पता है ना कितना ज्यादा सिलेबस होता है। तो आप लोग यहां पर बना लो भाई क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूं। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा सिलेबस। तो आप अपनी कॉपी में लिख लो, ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। ठीक है, ये मत सोचना कि मुझे तो पता है मैं क्या नोट करूंगा, सिलेबस आपको सारी चीजें नोट करनी है। अच्छा, सिलेबस में सबसे पहले आप लिखोगे भाई, एक तो आपको पढ़ना है जीएसटी। जीएसटी का मतलब समझते हो ना, क्या होता है जीएसटी का मतलब?
गब्बर सिंह टैक्स, नो इट इज नॉट गब्बर सिंह टैक्स, इट इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा होता है भाई कस्टम, कस्टम एंड एफटीपी। ये आप सभी लोगों के लिए नया है, बिकॉज ये आपने इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं पढ़ा था। हाँ, जीएसटी आपने पढ़ा होगा, लेकिन कस्टम और एफटीपी आपने नहीं पढ़ा। सर ये एफटीपी क्या होता है? एफटीपी का मतलब होता है दोस्तों फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अच्छा सर, अब हम फॉरेन की बातें पढ़ेंगे? हाँ जी बिल्कुल पढ़ोगे, बिकॉज फाइनल का एग्जाम है तो भाई आपको इंटरनेशनल पढ़ाई भी तो कराई जाएगी। अच्छा, तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, दिस इज योर पेपर नंबर 8 जो कि सीए फाइनल के अंदर आता है। अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक कंफ्यूजन और है, सर मान लो न्यू सिलेबस आ गया तो मैं तो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं। तो मैं बता दूं भाई, न्यू सिलेबस हो या ओल्ड सिलेबस हो, ये जो आईडीटी है ना सीए फाइनल का, इसके कोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। जीएसटी कस्टम दोनों आपको पढ़ने हैं। तो वेदर यू आर एनरोल अंडर ओल्ड सिलेबस और वेदर आप प्लानिंग कर रहे हो कि भाई 2023 में मैं नया सिलेबस अडॉप्ट कर लूंगा या कर लूंगी, तो पहली बात तो देखो अभी न्यू सिलेबस का कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है। आ भी जाएगा और आप न्यू सिलेबस में चले भी जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आईडीटी पहले भी वही था, आगे भी वही रहने वाला है। जीएसटी का कोर्स उतना ही था, कस्टम का कोर्स उतना ही था, आपको सब कुछ वैसे ही पढ़कर जाना है ना। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा कि भाई मैं ओल्ड सिलेबस वाला हूं, मैं न्यू सिलेबस वाला हूं। इन सब चीजों को साइड में रख दो और पढ़ना चुपचाप से क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। तो चलिए दोस्तों, सीए फाइनल आईडीटी में हमको दो चीजें पढ़नी है। पहली चीज का नाम है जीएसटी और जो हमारी दूसरी वाली चीज है ना उसका नाम है कस्टम एंड एफटीपी। अब मैं आप लोगों को बता दूं भाई इसका वेटेज कितना है। तो आप लोगों का जो फाइनल का एग्जाम है उसमें जीएसटी आप लोगों को 75 मार्क्स का पढ़कर जाना है, 75 मार्क्स का। और ये जो कस्टम एंड एफटीपी है ना, ये दोस्तों आपको पढ़कर जाना है 25 मार्क्स का, है ना। तो अभी जो प्रेजेंट सिलेबस है हमारे पास, जिस दिन मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिस दिन दोस्तों मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो भी हमारा प्रेजेंट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहां पर बात करें, उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहां पर बात करें तो 75 मार्क्स का जीएसटी है, 25 मार्क्स का कस्टम है। तो हो सकता है कि भाई 2023 में आप नया सिलेबस अडॉप्ट कर लो, तो इट मे बी पॉसिबल कि 75 वाले को 70 कर दे, कस्टम 25 है तो उसको 30 कर दे, ये तो पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जीएसटी कुछ नया लॉ बनकर आ जाएगा, कस्टम कुछ नया बनकर आ जाएगा, वो सब कुछ वही रहने वाला है। तो वेटेज कम ज्यादा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको तो सब कुछ ही पढ़कर जाना है जीएसटी और कस्टम में। चलो जी, तो अभी प्रेजेंट सिलेबस अगर हम देखते हैं जिसमें आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हो, अभी सब लोग उसी में इनरोल हो, 75 मार्क्स का जीएसटी पूछा जाता है एग्जाम में और कस्टम जो है वो कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 25 मार्क्स का। तो ये तो चलो भाई सिलेबस वाली बात हो गई, ये तो मैंने आपको सिलेबस वाली बात बता दी है। अब जो सेकंड पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं जो सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, दैट इज इन रिलेशन टू बुक्स, कि सर हम बुक्स कौन सी वाली काम लेंगे। सर आप जो क्लासेस पढ़ा रहे हो उसमें आप कौन सी बुक्स काम लेने वाले हो, ये बता दो सर। तो मैं आपको बता दूं भाई बुक्स कौन सी काम आएगी हमारे। तो इसके अंदर बुक्स में अगर हम देखते हैं तो एक तो डायग्राम होता है, डायग्राम, और दूसरा होता है हैंड रिटन नोट्स। दोस्तों एक तो होता है डायग्राम और एक होते हैं हमारे हैंड रिटन नोट्स। तो ये जो डायग्राम होता है, ये जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, ये सारे के सारे मैं आपको क्लास के अंदर ही बनवाता हूं। ये पहले से प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होते हैं कि लो जी आपको एक कलरफुल बुक दे दी चिकने कागज वाली, तो वो दिखने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन दोस्तों जब आप उसको पढ़ाई करते हो तो वो जल्दी से आपको ऐसा लगेगा तो सही कि हाँ समझ में आ गया, लेकिन वो रिटेन नहीं होता है। मैं आपको डायग्राम बनवाऊंगा, आईडीटी में बहुत सारे डायग्राम बनवाऊंगा, आपको बहुत सारे नोट्स बनवाऊंगा, चीजें बहुत जल्दी से आपको याद हो जाएंगी। दूसरी एक चीज और बता दूं, ये जो डायग्राम होंगे, ये जो हैंड राइटिंग नोट्स होते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, ये कवर करते हैं, क्या कवर करते हैं सर, कवर एंटायर स्टडी मटेरियल।
ओके, जो भी हमारा ICAI का स्टडी मैट है ना, उसको फुल्ली कवर करते हैं, इतना मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है ना। और मैं ऐसा नहीं होगा कि बस इंपॉर्टेंट चैप्टर करवाऊंगा बाकी छोड़ दूंगा, ऐसे नहीं करवाने वाला। मैं पूरे के पूरे एंटायर स्टडी मटेरियल को यहां पर कवर करके चलूंगा, क्योंकि भाई फाइनल का एग्जाम है, कोई बच्चों का एग्जाम नहीं है, ये सब कुछ पढ़कर जाना पड़ेगा आपको। हाँ, लास्ट में मैं बता दूंगा कि कौन से चैप्टर पर आपको ज्यादा फोकस करना है, किसको 3 बार रिवाइज करना है, किसको 2 बार रिवाइज करना है, किसको 1 बार रिवाइज करना है, वो सब काम बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपको सब कुछ पढ़कर जाना है, राइट। दूसरी चीज होती है भाई साहब क्वेश्चन बैंक। मान लो जी आपने डायग्राम बना लिए, आपने पूरे नोट्स बना लिए, मैंने पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए, लेकिन जब तक हमने प्रैक्टिस नहीं करी, जब तक दोस्तों हमने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया, तो मुझे एक बात बताओ, जब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं, उन्होंने चीजों को समझ भी लिया, लेकिन जब उनके सामने क्वेश्चन प्रकट होता है तो वो एकदम से उसका रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, फाइनल का जो एग्जाम है ना आपका, इसमें क्वेश्चन पूछने का जो मैनर है वो डिफरेंट है। यहां एग्जामिनर ये भी चेक करेगा कि आप क्वेश्चन को समझ पाए या नहीं। तो बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि आंसर तो सही होता है, लेकिन वो उस क्वेश्चन का नहीं होता जो पूछा गया है। मुझे एक बात बताओ, आपका आंसर सही है लेकिन वो उस क्वेश्चन का ही नहीं है जो पूछा गया है, तो क्या आपको मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि नोट्स बना लो, कॉन्सेप्ट लिख लो, याद कर लो, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे भाई कैसे पार पड़ेगी मुझे बताओ। तो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो सर ये क्वेश्चन बैंक आप हमको कैसे देते हो, मतलब कोई किताब बना के देते हो? नहीं भाई नहीं, मैं कोई किताब बना के नहीं देता। ये क्वेश्चन बैंक मेरा फ्रीली अवेलेबल होता है, मेरी एंड्रॉइड ऐप पर अवेलेबल होता है। इसके अलावा इसका पूरा PDF मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा। 2023 का नया क्वेश्चन बैंक, ये कोई पुराना क्वेश्चन बैंक नहीं है, इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। अच्छा सर, ये जो क्वेश्चन बैंक होता है ये आप क्यों देते हो? प्रैक्टिस करने के लिए। और तो क्यों देता हूं भाई, इसकी कोई अपने को पूजा थोड़ी करनी है क्वेश्चन बैंक की। तो सर ये प्रैक्टिस हम करेंगे? ना जी ना, मैं करवाऊंगा आपको, क्योंकि अगर मैंने आपके भरोसे छोड़ दिया ना फिर तो प्रैक्टिस होली। ये क्वेश्चंस मैं क्लास में खुद करवाने वाला हूं। और ऐसा नहीं है कि जैसे पूरा चैप्टर खत्म हो गया, चलो बच्चों आप क्वेश्चन निकालो, फिर सारे क्वेश्चन करने बैठे, ऐसे नहीं करवाऊंगा मैं। मैंने किसी कॉन्सेप्ट को समझा दिया, ठीक है, अब उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो ICAI के स्टडी मैट के क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका MTP, RTP पास्ट एग्जाम क्वेश्चन हो, ये सारे क्वेश्चन मैं कॉन्सेप्ट के साथ में करवाता हूं। मैं चैप्टर खत्म होने का इंतजार नहीं करता। उससे क्या होता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, उसको नोट किया, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन साथ में कर लिए। मुझे बताओ कितनी चीजें एक साथ कोरिलेट हो गई, और आप उस क्वेश्चन को करते समय दिमाग भी लगा पाओगे, आपका माइंड यूज होगा। क्वेश्चन जब सॉल्व होगा तो आपको 2 कॉपी बनानी है, एक कॉपी कॉन्सेप्ट नोट्स की जिसमें मैं आपको हैंड राइटिंग नोट्स और जो चार्ट्स वगैरह है वो बनवाऊंगा, दूसरी कॉपी आपको बनानी पड़ेगी क्वेश्चन बैंक की। मतलब क्वेश्चन बैंक तो मैं दूंगा PDF, वो तो आपको प्रिंट निकलवाना है, 100-150 रुपया का खर्चा आएगा आपका, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक अलग से कॉपी बनानी पड़ेगी, उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। तो ये 2 चीजें हैं भाई। मैं आपको ऑडिट करना नहीं सिखाऊंगा कि ये लो जी ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आंसर पे टिक लगाते जाओ कि हाँ भाई मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, पता चला एग्जाम में कुछ नहीं आता है। अच्छा, आपका कुछ नहीं जाता, मतलब सॉरी मेरा कुछ नहीं जाता, आपका घाटा हो जाता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस को साथ में करते हुए चलना है, राइट, ताकि एकदम से बर्डन ना लगे, चीजें समझ में आने लगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया सर। तो ये 2 चीजें समझ में आ गई आपको बुक्स के अंदर, एक तो हैंड राइटिंग नोट्स, दूसरा है हमारा क्वेश्चन बैंक। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब सुनो भाई, ये जो आज हमने नया बैच स्टार्ट किया है ना CA फाइनल IDT का, जिसका बहुत लोगों को बेसब्री से इंतजार था, ये एप्लीकेबल कौन से अटेम्प्ट के लिए है? तो मैं बता दूं भाई, ये जो नया बैच आज मैं शुरू कर रहा हूं,
दिस इज एप्लीकेबल फॉर मई और नवंबर 22। ओहो, ये क्या लिख दिया मैंने, 22 में तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया, लेकिन 2023 के लिए कर रहा हूं भाई। मई और नवंबर 2023 के लिए ये बैच आज आप लोगों का स्टार्ट हुआ है। अच्छा सर, हमारा एग्जाम तो 2023 में नहीं है, हमारा एग्जाम तो 2024 में है, तो सर हम भी इस क्लास को ले सकते हैं क्या? हाँ ले लो ना, किसने मना किया है? तो सर फिर वो अमेंडमेंट आ जाएंगे। अरे अमेंडमेंट मैं कवर करवा दूंगा भाई, उसकी टेंशन क्यों लेते हो? ऐसा थोड़ी है कि 2024 में आप एग्जाम दोगे तो पूरा आईडीटी चेंज हो जाएगा। छोटे छोटे अमेंडमेंट्स होते हैं डियर, मुश्किल से 5 या 6 पेज के अमेंडमेंट्स होते हैं। उसका मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूं, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल देता हूं, और जो हमारी एंड्रॉइड ऐप है उसके अंदर भी मैं उसको अपलोड कर देता हूं। तो आपको बस ये क्लास देखनी है, और वो जो अमेंडमेंट के नोट्स हैं वो मैं आपको दे ही देता हूं टेलीग्राम चैनल पर, बस उसका वीडियो देख लो, तो यही क्लास 2024 के लिए हो जाएगी, है ना? तो बिल्कुल टेंशन मत लो, 2023 वालों के लिए तो बिल्कुल फ्रेश रिकॉर्डिंग है, 2024 वालों को मेरा अमेंडमेंट वीडियो देखना रहेगा, बस हो गया आपका काम, है ना? चलो, इसके साथ सर एक बात और बताओ, आप जो हमको क्लास पढ़ाने जा रहे हो इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, मतलब कितने घंटे की क्लास होगी सर ये? तो मैं आपको बता दूं भाई, मेरी जो क्लास का ड्यूरेशन है वो रहेगा 130 से लेकर और 140 आवर्स का, 130 से लेकर और 140 घंटे के अंदर मैं आपकी क्लास कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है? 130 भी लग सकता है, 140 भी लग सकता है, क्योंकि 10 आवर्स का मार्जिन होता है, कभी कोई क्वेश्चन ज़्यादा समझा दिया क्लास में, कम समझा दिया, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों इस टाइम फ्रेम में मैं आपको पूरे नोट्स भी बनवा दूंगा, और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको क्लास में करवा दूंगा। सर यकीन नहीं होता, हमने तो बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस देखी है 200-200 घंटे की। अरे आप टेंशन मत लो, जितनी बातें आज बोल रहा हूँ ना, ये सारी बातें जो बैच का लास्ट दिन होगा ना, उस दिन फिर आपको याद दिला दूंगा कि देखो भाई मैंने ये सारी बातें बोली थी, आज बताओ ये सारी बातें पूरी हुई या नहीं हुई, है ना? तो 130 से लेकर 140 घंटे के बीच में आपका जो कोर्स है उसे कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और ये जो मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं भाई, ये रेगुलर बैच है ना? दिस इज अ रेगुलर बैच, इसमें मैं कोई चीज नहीं छोड़ने वाला, इसमें मैं एक एक चीज को बहुत डेप्थ में बताऊंगा। मैं ये मानकर पढ़ाऊंगा कि आपने आज तक आईडीटी को नहीं पढ़ा, आपको कुछ नहीं आता, मैं ये मानूंगा कि आप पहली बार जीएसटी या कस्टम पढ़ने जा रहे हो सकता है आप इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़े होंगे, लेकिन मैं ये मानकर पढ़ाऊंगा जी कि आपको कुछ नहीं आता, जीरो से पढ़ाऊंगा आपको। जीरो क्या मतलब, माइनस से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है? तो ये हमारा रेगुलर बैच है, इसमें हम करेंगे फुल कवरेज। फुल कवरेज, हाँ जी, कवरेज क्या करेंगे देखो, एक तो मैं आपको टू द पॉइंट क्लैरिटी दूंगा, टू द पॉइंट क्लैरिटी, साथ में हम करेंगे क्वेश्चन बैंक, और एक चीज मैं करवाऊंगा आपको केस स्टडी, क्योंकि फाइनल लेवल पर दोस्तों केस स्टडी का भी बहुत अच्छा वेटेज होता है। अभी जीएसटी में बहुत सारे केस नहीं हैं, लेकिन कस्टम में तो बहुत सारे केसेस हैं, तो वो भी हम क्लास नोट्स के अंदर ही कवर करके चलेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये सब समझ में आया आपको? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। चलो सर एक बात बताओ, ये जो क्लासेस है ये हमको मिलेगी कहाँ से? ये जो क्लासेस है ये कहाँ से मिलेगी? तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि भाई ये सारा जो है ना दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है। ये दोस्तों हमारी एक एंड्रॉयड ऐप है, अमित खांडल क्लासेस। आप प्ले स्टोर पर चले जाना, वहाँ से ये ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर सारी क्लासेस 2023 का सीए फाइनल आईडीटी का बैच आपको मिलेगा। उसमें ये सारी क्लासेस मैं डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करूँगा और अपलोड कर दूँगा। और स्टार्टिंग की जो 8 to 10 क्लासेस है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगी। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, अभी आपको मैं ये वाला जो क्लास दे रहा हूँ ये यूट्यूब चैनल है सीए डॉक्टर अमित खांडल, इस पर भी आपको स्टार्टिंग का क्लासेस मिलेगा। उसके बाद अगर आप क्लासेस को कंटिन्यू करना चाहते हो तो हमारे ऐप पर आ जाओ,
और इस ऐप में से आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और इतना मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि मार्केट में जहां आप बहुत मोटे मोटे फीस देते हो, बड़ी बड़ी क्लासेस देखते हो, हजारों 5,000 क्वेश्चन करवा दिए, क्वेश्चन बैंक दे दिया, कोई मतलब नहीं है। आप केवल ICI का जो क्वेश्चन बैंक है जो मैं आपको बनाकर दे रहा हूं, मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया है दोस्तों, सच बता रहा हूं, मैंने आंसर को चेंज नहीं किया। हाँ, उसको अमेंड जरूर किया है, एज इट इज वही लैंग्वेज। आपको पता है ना ICI का अगर नंबर लेना है तो वही लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, वो सारी लैंग्वेज मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट करी है ना। चलो, तो ये सारी बातें हैं भाई। चलो सर, ये तो सब बता दिया आपने कि भाई कोर्स कैसे रहेगा, एप्लीकेबल, ड्यूरेशन, ये सब बता दिया। अब मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार CA फाइनल IDT का जो क्वेश्चन बैंक होता है, उस क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक नहीं, क्वेश्चन पेपर जो होता है, उसमें एक बार बता दूं कि कैसा हमारा क्वेश्चन पेपर आता है, कैसा वो दिखता है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आते हैं, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कितने आते हैं, वो सारा भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो आप एक बार हेडिंग डाल लो, क्वेश्चन पेपर। देखो ये पहला दिन है ना, इसलिए सारी बातें बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर ये रोज रोज ये बातें नहीं करेंगे, फिर तो हमको कोर्स की पढ़ाई करनी है भाई, ठीक है ना। चलो, तो ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है CA फाइनल IDT का, तो ये क्वेश्चन पेपर में क्या है दोस्तों कि CA इंस्टीट्यूट ने, ICAI ने क्या कर रखा है कि आपको ये क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में दे रखा है। एक तो होता है पार्ट 1 और एक होता है दोस्तों पार्ट 2। एक तो पार्ट 1 होता है माय डियर फ्रेंड्स, और एक होता है जी हमारा पार्ट 2। दोस्तों ये जो पार्ट 1 होता है ना, ये हमारा MCQ बेस होता है, MCQ। अरे वाह सर, इसमें भी MCQ आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं MCQ। अच्छा सर, ये जो MCQ होते हैं, ये जो हमारे MCQ होते हैं, ये OMR आंसर शीट होती है, ये हमारी OMR आंसर शीट होती है, ठीक है। और MCQ बेस क्वेश्चंस का पता है वेटेज कितना होता है? 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में MCQ बेस होते हैं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होते हैं। अरे वाह सर, इसमें तो हम बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर लेंगे। कर लो, किसने मना किया है। 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा भाई, वो ABCD बेस होगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे और कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। बस आपको सही पर निशान लगाना है, गोला काला करना है, मतलब सर्किल को गोल जो है ब्लैक से करना है। आपको फुल में से फुल मिलेंगे। अगर आप चाहो तो 30 में से 30 भी ला सकते हो। यहाँ कभी भी कॉपी गलत चेक नहीं होती है, क्योंकि MCQ में गलत हो ही नहीं सकती। कैसे होगी? क्योंकि जो आंसर है वो है, नहीं है तो नहीं है, उसमें नंबर काटने की गुंजाइश कभी नहीं होती, राइट। क्योंकि आजकल ये वीडियोस बन रहे हैं ना कि ICAI नंबर डिडक्ट कर लेता है, तो 30 मार्क्स में आपको टेंशन नहीं लेने का, राइट। अच्छा, जो टेंशन वाली चीज है ना, वो है हमारी पार्ट नंबर 2, दैट इज कॉल्ड डेस्क्रिप्टिव टाइप। डेस्क्रिप्टिव टाइप, ये जो पार्ट नंबर 2 है ना, ये हमारा डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें पता है आपको क्या मिलेगी? सेपरेट आंसर बुक। दोस्तों आपको यहां पर सेपरेट आंसर बुक मिलती है, सेपरेट आंसर बुक। और ये जो डेस्क्रिप्टिव टाइप होता है ना, दिस इज फॉर 70 मार्क्स। ये हमारा 70 नंबर का पेपर होता है। ये डेस्क्रिप्टिव होता है दोस्तों। इसमें अलग से आपको एक कॉपी मिलती है एग्जाम में, जिसको आंसर शीट बोलते हैं, और उसमें आपको लिखना पड़ता है। 70 मार्क्स के क्वेश्चन आपको लिखकर आना पड़ेगा भाई एग्जाम में। और मैं सच बताऊं ना, बहुत सारे स्टूडेंट का तो लिखने का प्रैक्टिस ही नहीं होता, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रिंटेड मैट से पढ़ते हैं। उनको लगता है सब आ गया, सब आ गया, लेकिन आता कुछ नहीं है। बस ऐसा लगता है कि आ गया। जब लिखने बैठते हैं ना, तो आदत ही नहीं होती। उनको 3 घंटे लिखने की आदत नहीं होती, सच बता रहा हूं मैं आपको। तो मैं जो नोट्स बनवाऊंगा उसका बेनिफिट यहां भी होगा आपको 70 मार्क्स के अंदर।
तो सर एक बात बताओ, फिर हम एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे करेंगे? अरे महान आत्माओं, जब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं, पूरे नोट्स बनवा रहा हूं, तो ये 30 मार्क्स के क्वेश्चन कहीं अलग से प्रकट होंगे क्या? ये उस कॉन्सेप्ट में से ही तो प्रकट होंगे। मैं जो क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा उसके क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन भी तो आएंगे भाई। तो सर फिर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करवाओगे अलग से? अरे एमसीक्यू का अलग से बुकलेट आता है आईसीएआई का, अभी 2023 का आया नहीं होगा, जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं आ जाएगा। 2022 का है, 2023 का भी आ जाएगा। तो उसमें सारे क्वेश्चन आप देख लेना, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना आपके इजीली होंगे सारे क्वेश्चन, अलग से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप कहते हो प्रैक्टिस करनी है तो मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा आपको, डोंट वरी, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन ऐसा मत सोचना कि इसके लिए कोई अलग पढ़ाई करनी पड़ेगी। अरे जो आप नोट्स बनाओगे, जो आप क्वेश्चंस करोगे, उन्हीं में से तो ये 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, अलग से थोड़ी आएंगे कोई। तो आप मेरी बात को समझ रहे हो? 30 मार्क्स का पेपर ओएमआर शीट वाला आएगा, 70 मार्क्स का डेस्क्रिप्टिव टाइप आएगा। अच्छा सर एक बात बताओ, ये जो 70 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें कोई चॉइस वॉइस भी आती है या सारे ही क्वेश्चन करने पड़ते हैं? अरे चॉइस तो मिलती है, 30 मार्क्स में नहीं मिलेगी चॉइस, ध्यान रखना। चॉइस जो मिलेगी वो 70 मार्क्स वाले में मिलेगी, डेस्क्रिप्टिव में। तो चलो ये जो 70 वाला है ये एक बार आप लोगों को बता देता हूं मैं। इसमें क्या होता है, एक तो होता है क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं कंपलसरी क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, दैट इज कॉल्ड कंपलसरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत खतरनाक होता है दोस्तों, कंपलसरी होता है ये सभी को करना पड़ता है, मतलब इसमें चॉइस नहीं चलेगी, ये तो करना ही पड़ेगा। ये 14 मार्क्स का होता है और ये इतना खतरनाक होता है दोस्तों कि जो बच्चे पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं ना, उनका पता है क्या होता है, कई बार पूरा आधा पौना 1 घंटा इस क्वेश्चन में खराब हो जाता है। और पता चला कि जो आगे के क्वेश्चन थे वो तो इजी थे, टाइम कम रह गया, तो बाद वाले क्वेश्चन भी फिर नहीं हो पाते, मतलब उसको भी आप आधा अधूरा करके आओगे, क्योंकि ज्यादा टाइम तो आपने कंपलसरी वाले में वेस्ट कर दिया। तो ये भी एक एग्जाम में बहुत अच्छी टिप है कि क्वेश्चन नंबर 1 को बाद में ले लो, पहले आगे के क्वेश्चन कर लो। क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च किया है, 80-90% पेपर में मैंने रिसर्च किया है कि पहला क्वेश्चन हमेशा बहुत खतरनाक होता है, और जो बच्चे इसको लेकर बैठ जाते हैं उनका बहुत सारा टाइम एग्जाम में वेस्ट हो जाता है। राइट, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप कर नहीं सकते, कर सकते हो, लेकिन अपने की फर्क पहनता है, पहले वो क्वेश्चन कर लो, बाद में कर लेना क्वेश्चन नंबर 1, है ना, जितना टाइम बचे उसमें कर लेना। चलो, तो सर ये क्वेश्चन किसका आता है? ये आता है दोस्तों जीएसटी लाइबिलिटी को कैलकुलेट करने का। और ये जो जीएसटी लाइबिलिटी कैलकुलेट का क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही बिग क्वेश्चन होता है। इसमें बहुत सारी रामायण दी हुई होती है, कई बार तो 1.5-1.5, 2-2 पेज तक का होता है ये क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन होता है ये। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स का मिक्सचर होता है, जैसे आईटीसी है ना, इसके अलावा वेरियस जो कॉन्सेप्ट्स हैं जीएसटी के, एक तरह से समझ लो जी जैसे मिक्स फ्रूट जूस होता है ना, वैसे ये मिक्स फ्रूट जूस है। इसमें आपको जीएसटी के सारे चैप्टर्स का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, है ना। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, ये किसी एक चैप्टर में से नहीं आता है, ये जीएसटी के बहुत सारे चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन। राइट, तो ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 1 तो चलो कंपलसरी हो गया। इसके अलावा 4 क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं आउट ऑफ रिमेनिंग ऑफ 5 क्वेश्चंस। मतलब पहला क्वेश्चन कंपलसरी हो गया, इसके बाद आपको 5 क्वेश्चन और मिलेंगे। उन 5 में से कोई से भी 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यहां आपको चॉइस मिलेगी कि भाई 5 में से 4 कर लो, कोई भी एक छोड़ दो। तो जो सबसे कमजोर कड़ी है, मतलब आपको दिख जाएगा, आजकल तो शायद रिव्यू भी मिलता है एग्जाम में, भाई 10-15 मिनट पेपर को देख लो, निहार लो कि कैसा है वो, तो उसमें आपको दिख जाएगा भाई ये क्वेश्चन तो मैं दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता इसके बारे में, तो उसको बिल्कुल छोड़ सकते हो आप। 4 क्वेश्चन करने हैं 5 में से, तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी हो गया, बाकी 4 क्वेश्चन करने पड़ते हैं 5 में से। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो बाकी के क्वेश्चन होते हैं इनका भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे ए और बी, एक 9 मार्क्स का मिलता है, एक 5 मार्क्स का मिलता है, तो ये होते हैं 14 मार्क्स के। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में जाओगे तो वहां आपको ए, बी और सी ऐसे 3 सेक्शन मिलेंगे। तो जैसे ए है ना वो 5 नंबर का होगा, ये 4 का होगा, ये 5 का होगा, ये भी 14 नंबर का हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में जब आप जाओगे तो वहां पर भी आपको ए, बी, सी ऐसे दिए हुए होंगे। ये होता है आपका जैसे 5, 4, 5, ये भी 14 नंबर का होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में जब आप जाओगे तो ये भी 3 सेक्शंस में बटा हुआ है, 5, 4, 5, 14 मार्क्स का। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में जब जाओगे तो ए, बी, सी, इसमें जैसे पहला क्वेश्चन 4 का आ गया, बाद वाले 2 5 के आ गए। तो ऐसे 14 नंबर के ये आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। इन 5 में से 4 आपको करने पड़ते हैं। तो हो गया ना, देखो भाई पहला क्वेश्चन कंपलसरी हो गया 14 नंबर का, बाकी 14 इंटू अगर आप 4 करोगे तो 56, ये हो गया ना, देखो 70 मार्क्स का पेपर हो गया। तो इंस्टीट्यूट यहां पर क्या करता है दोस्तों, बहुत चालाकी करता है, क्योंकि आईसीआई जानता है कि हमारे बच्चे भी बहुत होशियार हैं। वो क्या करता है दोस्तों, जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन है तो इनमें ए बी सी, ए बी ऐसे सेक्शन बना दिए, तो सारे चैप्टर्स को कवर करते हैं ये लोग। जैसे आपको मान लो फोर्थ क्वेश्चन में ए तो बहुत अच्छे से आता है, बी और सी नहीं आता ज़्यादा अच्छे से, थर्ड में आपको सी बहुत अच्छा आता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से परमोटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हैं एग्जाम के अंदर कि बच्चा सिलेबस में कोई भी चैप्टर को छोड़कर ना जाए, है ना, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर को क्या करे, कवर करे। तो ये इस तरीके से इन्होंने एक पूरा परमोटेशन कॉम्बिनेशन बना रखा है। तो आप इसमें क्या करना दोस्तों कि जो बैलेंस 5 क्वेश्चन है उनमें ये देखना कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ए भी बहुत कम आता है, बी भी बहुत कम आता है, सी भी बहुत कम आता है, उसको छोड़ना। जिसमें ए भी अच्छा आ रहा है, सी थोड़ा सा कम आ रहा है, वो तो करना ही पड़ेगा, और तो इलाज भी क्या है आपके पास। बाकी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा कि चैप्टर कौन से वाले हैं जिनके क्वेश्चन ज्यादा कवर होते हैं और वो चैप्टर कौन से हैं जिनके क्वेश्चन कम कवर होते हैं। कभी कभार 5-10 अटेम्प्ट में एक बार आईसीआई याद करता है उनको, वो सारी बातें मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो ये पेपर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया आप लोगों को, इज इट क्लियर, कैसे आएगा एग्जाम में पेपर, है ना। चलो सर, ये तो बहुत बढ़िया सर, हमको बता दिया आपने, वरना हमको तो ये भी नहीं पता होता कि एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कई बच्चों को तो ये भी पता नहीं होता कि कितने चैप्टर हैं हमारे कोर्स में। अगर मैं पूछ लूँ ना कितने चैप्टर हैं, जरा नाम बता दो, तो नाम भी नहीं बता सकते कई लोग तो। चलो अब है ना, बहुत सारे बच्चे पता है मेरे से क्या बोलते हैं, सर हाउ टू स्टडी, ओहो पढ़ाई कैसे करें, ये उनके दिमाग में क्वेश्चन होता है। अच्छा, पूछते ऐसे हैं जैसे पहली बार सीए फाइनल में आके पढ़ाई चालू करी है, मतलब इससे पहले तो कभी पढ़ाई नहीं करी। अरे पढ़ाई तो वैसे ही करनी है ना जैसे करते आए हो, 10th का एग्ज़ाम पास किया, 12th का किया, फाउंडेशन इंटर पास किया, तो उसमें कैसे पढ़े थे वैसे ही पढ़ना है आपको। नहीं नहीं सर फिर भी बताओ, मतलब फाइनल लेवल है, देखो इसमें तो बहुत पढ़ना पड़ता है, तो कैसे पढ़ाई होनी चाहिए। तो मैं दोस्तों एक बार अपना जो ज्ञान है ना वो आपको दे देता हूँ। वैसे यूट्यूब पर आपको बहुत ज्ञान मिलेगा पढ़ाई करने के बारे में, फिर भी मैं अपना ज्ञान भी थोड़ा सा आपको परोस देता हूँ कि भाई मेरे हिसाब से आपको आईडीटी, स्पेसिफिकली मैं आईडीटी की बात कर रहा हूँ कि कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। देखो पहला दिन है इसलिए सारी चीज़ें बता देता हूँ। इस वाले सब्जेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। सर ये तो सब सब्जेक्ट में ज़रूरी है, हाँ है ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं क्या करवाने वाला हूँ आपको, कॉन्सेप्ट्स रजिस्टर। आपको मैंने एक रजिस्टर बनवा दिया है आज ही, और दोस्तों आज ही बना लेना नई कॉपी, पुरानी कॉपी मत उठाना, कहीं बहन भाई की, छोटी बहन भाई की कॉपी उठा लो, उसमें लिखना शुरू कर दो। बिल्कुल नई कॉपी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट रजिस्टर बोलेंगे हम उसको। अच्छा दोस्तों, मजे की बात एक बात बताऊं, ये जो कॉन्सेप्ट रजिस्टर होगा ना हमारा, ये ओनली वन मटेरियल होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। कोई अलग से रेफरेंस बुक नहीं पढ़नी, कोई अदर ऑथर की बुक नहीं पढ़नी, कोई अलग आईसीआई का मैट यूज नहीं करना,
क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सामान इकट्ठा कर लेते हैं, ये उन फैकल्टी के नोट्स ले लो जी, ये मेरे दोस्त ने बताया था उनके बहुत अच्छे हैं टेलीग्राम पे, ये कलरफुल वाले हैं, तो उनको इकट्ठा तो कर लेते हैं, फिर उनको रोज निहारते हैं कि भाई हाँ मैंने इकट्ठे कर लिए, लेकिन पढ़ते नहीं है। और मैं सच बताऊं दोस्तों, आप चाहे कितने भी इकट्ठे कर लेना, जो नोट्स मैं आपको बनवा रहा हूं ना, लास्ट टाइम पर आप इन्हीं से पढ़ोगे, मेरी गारंटी है। आप उन सबको साइड में रख दोगे, भाई ये तो मैंने वैसे ही इकट्ठे किए थे। यही कॉन्सेप्ट रजिस्टर आपके काम आने वाला है, और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूं, इसके अलावा कोई मटेरियल आपको नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर इससे आपके सारे क्वेश्चन ना हो ना, तो आप मेरा नाम बदल देना। मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा स्टडी मैट वाले, मैंने जो क्वेश्चन बैंक बना रखा है, एमटीपी आरटीपी, सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट रजिस्टर से होंगे आपके। जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना, तो बस इस रजिस्टर को निहारना है आपको, 10 चीजें साथ में लेके नहीं बैठनी, ठीक है। तो ओनली वन मटेरियल, नथिंग एल्स। वैसे कई बच्चे मुझे कहते भी हैं, सर आप तो एक चीज बता दो, बस ये पढ़नी है। ये 10 चीजें है ना, हमारे दिमाग में विस्फोट करती हैं कि ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, है ना। तो ये होता है भाई हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट है भाई साहब प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सर, समझ में तो आ गया बहुत शानदार तरीके से, लेकिन सर प्रैक्टिस नहीं हो रही। मतलब क्वेश्चन अगर सामने आएगा तो उसको देखकर आंसर कैसे लिखना है वो नहीं आता सर हमको। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उनको समझ में आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन जब सामने आता है तो उसको लिखने का जो अप्रोच है वो नहीं होता उनसे, चीजें उनको कोरिलेट करना नहीं आती, इसलिए भी एग्जाम में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। हाँ, गलत कॉपी चेकिंग से तो फेल होते ही हैं, लेकिन उससे भी बड़ा जो मेन रीजन है ना, वो पता है क्या है? क्वेश्चन तो सामने क्या है, लिख क्या रहे हैं। मैंने देखी है बहुत सारे बच्चों की कॉपी, क्वेश्चन कुछ और होता है, लिखते कुछ और है। आंसर सही होता है, लेकिन उस क्वेश्चन का नहीं होता जो पूछा गया है। चलो, तो प्रैक्टिस कैसे करवाते हैं सर आप? प्रैक्टिस कैसे होती है मैं करवाता हूं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। दोस्तों, मेरे पास पिछले 15-16 साल का एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली टीचिंग तो मैं कर ही रहा हूं पिछले 15-16 साल से, लेकिन आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो। तो मेरे पास डेली के बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स होते हैं। मैं अपने क्लाइंट से जब डील करता हूं तो मुझे दुनिया जहां की प्रॉब्लम्स रोज देखने को मिलती है, और ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें मैं क्लास में एज एन एग्जाम्पल देता हूं। अच्छा, जब ये एग्जाम्पल मैं क्लास में देता हूं ना, तो स्टूडेंट को जो उसने किताब में पढ़ा है, मतलब नोट्स में पढ़ा है, नोट्स में लिखा है, और प्रैक्टिकल को मैं एक साथ कोरिलेट कर देता हूं। मैं कहानी बनाकर समझा देता हूं। तो दोस्तों, कहानी से क्या है, चीजें बहुत जल्दी से याद होती हैं। अच्छा, आपको सेक्शन याद रहे ना रहे, आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसकी जो टेक्निकल टर्म है वो याद रहे ना रहे, लेकिन मेरे जो एग्जाम्पल है ना, वो आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। ऐसा मैं नहीं कहता, जो पहले पढ़े हुए स्टूडेंट है वो कहते हैं कि सर आपने वो जो कहानी सुनाई थी ना, हमको आज तक याद है। तो इससे चीजें याद होती है, ठीक है। इसके अलावा आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे भाई जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते होंगे सीए के ऑफिस में जाके, है ना। तो ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है ना, ये भी आपकी प्रैक्टिस करवाती है। क्यों? क्योंकि भाई जब आप ऑफिस में जाते हो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे नहीं भी जाते हैं, हंस भी रहे हैं वो अभी कि ओ मैं तो जाता ही नहीं हूँ, मैं तो जाती ही नहीं हूँ, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन क्या होता है भाई, जब आप ऑफिस में जाते हो ना, तो वहाँ पर क्लाइंट्स का आपको काम करना पड़ता है। जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, आईटीसी को मैच करना पड़ता है, इनवॉइस के बारे में बहुत सारे कंसर्न होते हैं, रजिस्ट्रेशंस करवाने पड़ते हैं। तो दुनिया जहाँ की चीज़ें आप प्रैक्टिकली करते हो भाई ऑफिस में जाके, तो लोग जो ऑफिस में जाकर करते हैं उनको भी चीज़ें बहुत जल्दी से लर्न होती है, वो कोरिलेट कर पाते हैं उससे कि और ये तो मैंने कल ही करा था ऑफिस के अंदर, सर जो बता रहे हैं। अपने आप में एक अलग ही अंदर से एंथुसियाज्म आता है, और फिर ऑफिस में ज्ञान बांटते हैं। अरे ये जो कल पढ़ा था ना, वो मेरे को पूरा पता है, इसका पूरा लॉ मालूम है मेरे को, आज ही पढ़कर आया हूँ मैं। तो ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है ना दोस्तों, ये भी बहुत काम देती है आप लोगों को। इसके अलावा, पर आप ये मत सोचना कि हाय राम मैंने तो ट्रेनिंग ही नहीं करी, अब मेरा क्या होगा। कोई बात नहीं, आपने ट्रेनिंग नहीं करी ना, मैं हूँ यहाँ पर, मैं करवाऊँगा आपको
ट्रेनिंग नहीं, पढ़ाई करवाऊंगा, लेकिन मैं सारे एग्जाम्पल दे दूंगा उसमें, डोंट वरी अबाउट दैट। इसके अलावा केस स्टडी, बहुत सारी केस स्टडीज होती हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री की कोई केस स्टडी आ गई, जैसे विप्रो की कोई केस स्टडी आ गई, आईटीसी की कोई केस स्टडी आ गई, जहां जीएसटी इंप्लीकेशन, कस्टम के इंप्लीकेशन, वो भी दोस्तों मैं क्लास में रियल लाइफ जो केस स्टडीज होती है वो डिस्कस करूंगा। अब मुझे बताओ दोस्तों, जब इतनी चीजें हम पढ़ेंगे तो हमें कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा भाई, हमारी प्रैक्टिस कैसे नहीं होगी। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, और उसका नाम है दोस्तों मॉक टेस्ट। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी मॉक टेस्ट की सीरीज चलती है एग्जाम में, बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट लेते हैं आपके, भाई हमारे यहाँ रजिस्टर हो जाओ, फिर हम आपको पेपर देंगे, फिर इसका आंसर लिखकर आप हमको देना, फिर हम आपकी कॉपी चेक करके बताएंगे। तो ये होता है भाई मॉक टेस्ट। अब दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट होते हैं इनका सावधानी से चुनाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो मैं जब पढ़ता था ना तो ऐसे कोई मॉक टेस्ट नहीं लेता था। तो सर फिर आप कैसे प्रैक्टिस करते थे? मैं तो क्या करता था, पिछले 2 3 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर होते थे, उनमें से किसी भी एक क्वेश्चन पेपर को उठा लेता था और मैं पूरे 3 घंटे घड़ी के सामने, वॉच के सामने बैठकर कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करता था। मतलब मैं पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करता था, फिर ICAI का जो सजेस्टेड आंसर होता था, जो 95% तो सही होता ही है, 5% ही तो गड़बड़ होती है भाई। इंस्टीट्यूट की गलती 5% से ज़्यादा नहीं है, 95% तो अपनी ही है। देखो मैं आपको बताऊं, तो फिर मैं उससे मैच करता था। तो अपने को क्या करना है भाई, मॉक टेस्ट देने हैं। और आजकल तो ICAI ने भी ये फैसिलिटी दे रखी है, आपको इधर उधर खरीदने का जरूरत नहीं है। ICAI का जो वेबसाइट होता है ना, उस पर हर अटेम्प्ट से पहले मॉक टेस्ट सीरीज आती है, और ये होती है ICAI के क्वेश्चंस। तो ये हमको क्या करनी है भाई, प्रैक्टिस। तो सर ये आप क्लास में करवाओगे? अरे मॉक टेस्ट मैं क्लास में करवाने का मतलब ये नहीं है, करोगे तो आप ही, मैं तो आपको उसको चेक करके बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे लिखना चाहिए था। देखो यहाँ पर नंबर कट जाते हैं, ध्यान रखना, यहाँ पर अगर आपने टेक्स्ट प्रॉपर नहीं निकाला तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ये बातें मैं आपको बताऊंगा। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे पढ़ाई करनी है। पहले हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाकर प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, प्रैक्टिस में एक चीज और है, क्वेश्चन बैंक, जो हम साथ में करेंगे। हर कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों मैं सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जिसमें स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन हो गए, आपका जो MTP हो गया, RTP हो गया, पास्ट एग्जाम हो गया, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलो भाई, ये मैंने पूरा पेपर का पैटर्न समझा दिया, आपको सिलेबस बता दिया, क्वेश्चन पेपर कैसे आता है वो मैंने आपको बता दिया, ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूं। अब हम इस सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। कर दें स्टार्ट? हाँ जी सर कर दो, बिल्कुल स्टार्ट कर दो। तो भाई बात ये है, देखो मुझे नहीं पता कि आप GST के बारे में पहले से जानते हो नहीं जानते हो, या GST कानून तो 2017 में आया था, उससे पहले हमारे देश में क्या होता था उसके बारे में मुझे नहीं पता आपको जानकारी है या नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं ये मानता हूं कि अगर आपको GST की पढ़ाई करनी है, अगर आपको इस GST लॉ को अच्छे से समझना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कटप्पा को किसने मारा। अरे एक बात बताओ, आप कोई मूवी का सीरीज देखते हो, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, आप डायरेक्ट सीरीज 3 को पढ़ोगे तो क्या, मतलब मूवी को देखोगे तो क्या वो आपको इजीली समझ में आएगी? नहीं आएगी। आपको पुरानी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए ना, या तो पूरी मूवी देखो पुरानी सीरीज की, या कोई आपको बैठा के थोड़ी देर 10-15 मिनट उसकी स्टोरी सुना दे कि भाई देख ऐसे पहले वो कटप्पा था, उसने उसको ऐसे मार दिया था, पूरी कहानी एक बार समझा दे आपको, फिर वो आपको सीधा सीरीज 3 दिखा दे, तो पॉसिबल चांस है कि हाँ भाई आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यही करने वाला हूं कि 2017 से हमारे देश में GST आ गया, सबको पता है आ गया, लेकिन उससे पहले क्या होता था वो भी पता होना जरूरी है। तो सर वो एग्जाम में थोड़ी आएगा, अरे एग्जाम में तो पता नहीं क्या क्या आएगा,
लेकिन एग्जाम में जो जीएसटी आएगा उसको समझने के लिए पहले ये तो समझना पड़ेगा ना कि पहले क्या होता था, क्योंकि जब तक वो नहीं पता चलेगा तो आप नए को कोरिलेट करोगे कैसे, आपकी पढ़ाई की अप्रोच कैसे बनेगी भाई। मैं सीधा स्टार्ट कर दूं आज ही लोग लिखना शुरू करो जीएसटी के बारे में, पहले पुराना तो बताऊं भाई, पहले क्या होता था हमारे देश में, जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, पुराने वाले को चलने देते हैं, ऐसी क्या आफत आ गई थी कि जीएसटी को लाना पड़ा। तो मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा, फ्लैशबैक, पुराना भी बताऊंगा और अब जो नया हो गया उसका कंपैरिजन करूंगा। तो हमारी जो पहली दूसरी तीसरी क्लास होने वाली है उसमें दोस्तों हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये सारी बातें मैं मन से नहीं बता रहा, आपके स्टडी मैट में लिखी हुई हैं। स्टडी मैट में भी पुराना भी बताया है पहले थोड़ा सा कि भाई पहले क्या होता था और अब नया क्या होने लगा है वो भी बताया। अब कई बच्चे उस चैप्टर को पढ़ के ही नहीं जाते, सीधा स्टार्ट करते हैं कि सर जो आएगा वो बता दो बस आप तो। अरे अगर मुझे यही पता लग जाए कि एग्जाम में क्या आएगा तो मुझे 150 घंटे या 130 घंटे का क्लास करने की क्या जरूरत है, फिर तो मैं 5-6 घंटे में बस वही रिकॉर्ड करके दे दूं आपको। तो पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा। देखो तो आप एक काम करो, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ये हमारा जो मतलब आज का बेसिक इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बेसिक चीजें लिखवा रहा हूं, तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखो मल्टीपल टैक्सेस। पहले एक बार लिख लो, फिर मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाऊंगा। एक बार लिख लो आप इसको, मल्टीपल टैक्सेस। मल्टीपल टैक्सेस, अच्छा मल्टीपल में लिख लो एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, टोटल 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। एक्साइज ड्यूटी आ जाती है, सर्विस टैक्स आ जाता है, वैट आ जाता है, ऐसे टोटल 17 तरह के टैक्सेस हमारी कंट्री में लगा करते थे। इट इज़ अ पास्ट, ये हमारा पास्ट है दोस्तों। तो अब क्या हो गया भाई, अब आ गया है, इसके सामने लिखो जीएसटी ऑन गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज, जीएसटी ऑन गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज। तो पहला पॉइंट ये है माय डियर फ्रेंड्स कि पहले हमारे देश में मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस लगाए जाते थे, मल्टीपल 17 तरह के टैक्सेस। आपको ये तो पता ही है ना कि भाई एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये जानकारी तो है आपको। टैक्स क्या होता है ये भी पता है। टैक्स क्या होता है बताओ, एक लाइन में बताओ, व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी, धन की अनिवार्य रूप से वसूली, है ना। तो इसके लिए हमारे देश में 2 तरह के, अच्छा टैक्स नहीं आएगा तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? अच्छा वसूली का मतलब ये नहीं है कि जितने भी वसूली भाई हैं वो सब टैक्स लेते हैं ना, वो टैक्स नहीं है। हफ्ता वसूली इज नॉट अ टैक्स, क्योंकि टैक्स होने के लिए हमारे देश में लॉ होना जरूरी है, कानून होना जरूरी है। तो हमारे देश में क्या होता था दोस्तों, 2 तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, सबको पता है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। पढ़ते आ रहे हो बचपन से, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है सर जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी को बर्डन बियर करना पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स, यूं समझ लो जी, जैसे किसी के इंजेक्शन लगाया तो जिसके इंजेक्शन लगाया दर्द भी उसी के हुआ। तो जैसे एक ही लगाया, एक ही दर्द हो गया, तो समझ जाओ भाई वो डायरेक्ट टैक्स है। ऐसे एग्जाम में मत लिख देना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इनकम टैक्स इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल। जैसे मैं इनकम कमा रहा हूँ, बहुत सारी कमा रहा हूँ इनकम। सर बताओ कितनी इनकम कमा रहे हो? मैं नहीं बताऊँगा। मैं जितनी भी इनकम कमाता हूँ भाई उसका टैक्स मुझे ही देना पड़ेगा, मेरा पड़ोसी नहीं देगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं तो इनकम कमा लूँ और मैं कह दूँ सरकार इससे ले टैक्स, ये देगा। ये क्यों देगा भाई? तो वो तो हो गया डायरेक्ट टैक्स, जो आप लोगों का एक अलग से पेपर है इनकम टैक्स का।
एक होता है भाई इनडायरेक्ट टैक्स। देखो मुझे तो यही मानना पड़ेगा ना, आपको आता नहीं है। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो गुड्स और सर्विसेज पर लगाया जाता है। अच्छा, उसमें क्या होता है, जैसे इंजेक्शन तो लगा ए के, लेकिन जो दर्द हुआ ना वो बी के हुआ। कि सर ऐसा कैसे? जैसे आपने कभी कुरकुरे खाए हैं? खाए हैं कुरकुरे? आपको पता है दोस्तों कि जो कुरकुरे होते हैं ना, इसके अंदर भी टैक्स जुड़ा हुआ होता है सर? कुरकुरे में भी टैक्स होता है? बिल्कुल होता है। आपको क्या लगा, आपने कितने का खाते हो कुरकुरे? 10 रुपीज़ का आता है ना? आधी हवा आती है उसमें, आधा सामान आता है। तो आप जैसे ही कुरकुरे खाते हो भाई, तो 10 रुपए का जो कुरकुरे हैं उसमें टैक्सेस इंक्लूड हैं। और वो टैक्सेस पता है कौन से वाले हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो वो टैक्स आपसे नहीं लेती सरकार। सरकार पता है किससे लेती है? मैन्युफैक्चरर से। जो बीच में दुकानदार हैं, होलसेलर, रिटेलर, उनसे लेती है। लेकिन बर्डन उन पर नहीं आता, वो बर्डन को पास ऑन कर देते हैं। किस पर? फाइनल कंज्यूमर पर। हम सब लोग क्या हैं भाई? फाइनल कंज्यूमर। हम तो बस कुरकुरे का पैकेट खोला, फट से गप कर गए, तो भाई साहब सारा बर्डन आपके ऊपर आ गया। ओ माय गॉड, 10 रुपए के अंदर मैंने मतलब टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को। और क्या? अरे दिन भर में बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स देते हो आप, आपको पता भी नहीं है। आप जो कपड़े खरीद के लाते हो, शॉपिंग करते हो, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, कभी कोल्ड ड्रिंक पी ली है ना, कभी भाई चलो डिनर पर चल लिए जी है ना, कभी एंटरटेनमेंट करने पार्क में चले गए, वहाँ पर आपने जो है ना अलग से टिकट खरीदा, मूवी देखने चले गए। इन सब के अंदर पता है क्या जुड़ा हुआ होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। और ये सारा पैसा आप ही को भुगतना पड़ता है। तो इंजेक्शन तो लगेगा मैन्युफैक्चरर के। सरकार किससे मांगेगी? मैन्युफैक्चरर से, रिटेलर से, सर्विस देने वाले से मांगेगी। लेकिन उसका जो बर्डन है, बर्डन वो फाइनल कंज्यूमर पर आएगा। तो हमारे देश में क्या होता था दोस्तों, क्योंकि मैं तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहा हूं, तो मैं तो सारी बातें किसकी करूंगा? इनडायरेक्ट टैक्स की। तो हमारे देश में 2017 जुलाई से पहले तक 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे थे। 17 तरह के, जिसमें मेन का नाम बता देता हूं। एक्साइज ड्यूटी, एक होता था सर्विस टैक्स, जो सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता था। एक्साइज ड्यूटी पता है कब लगाई जाती थी? जब हम किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते थे। और एक होता था वैट। वैट का मतलब सेल टैक्स। वैट का मतलब क्या होता था? तो ये सेल टैक्स लगता था जब आप प्रोडक्ट को सेल करते थे। तो हमारे देश में क्या होता था भाई? 17 तरह के टैक्स थे। एक्साइज ड्यूटी हो गई, वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, एंट्री टैक्स हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गई, ऐसे बहुत सारे नाम थे। तो बिजनेसमैन बहुत दुखी रहता था, इतना परेशान रहता था कि कभी एक्साइज वाले आके वो बजा के जाते उसको 2-3 थप्पड़ लगा के, फिर कभी वैट वाले आते, लाओ जी सेल टैक्स दो, सेल टैक्स का रिकॉर्ड चेक कराओ। फिर कभी वो मान लो सर्विस दे रहा है तो सर्विस टैक्स वाले टपक पड़ते थे। तो व्यापारी बहुत हैरान और परेशान था कि भाई जो लेना है ना एक बार ले लो, मुझे परेशान मत करो। कभी मैं एक्साइज वालों से बात करूं, कभी मैं वैट वालों से बात करूं, कभी मैं सर्विस टैक्स से बात करूं। अच्छा, उनके जो कंसल्टेंट होते थे ना सीए, वो एक्साइज के चार्जेस अलग लेते थे, सर्विस टैक्स के चार्जेस अलग लेते थे, बड़ा कंफ्यूजन होता था। तो हमारे देश में ऐसा हो रहा था कि व्यापारी बहुत हैरान और परेशान था। तो सभी व्यापारियों ने ये कहा कि सरकार जो भी लेना है ना आप एक बार में ले लो, बस ऐसे परेशान मत करो हमारे को। तो हमारे देश में क्या हुआ डियर, ये जितने भी टैक्सेस थे, इन सारे टैक्सेस को खत्म करके एक नई शक्ति का जन्म हुआ। और उस शक्ति का नाम पता है क्या था? जीएसटी। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये एक ही टैक्स है भाई पूरे भारत में। ये पूरे इंडिया में इन 17 तरह के टैक्सेस को सब्ज्यूम्ड कर लिया। जैसे आप बाबा रामदेव को जानते हो? बाबा रामदेव का नाम सुना है आपने? क्या करते हैं वो? योग करते हैं ना बाबा रामदेव। तो जैसे उन्होंने एक वो अनुलोम विलोम करते हैं वो, तो उन्होंने क्या किया, सारे टैक्सेस को अंदर खींच लिया। जैसे एक्साइज ड्यूटी को खींच लिया, सर्विस टैक्स को खींच लिया, ऐसे 17 तरह के टैक्सेस अंदर ले लिए। और पता है दूसरे वाले नाक से क्या निकाला उन्होंने बाहर? तेज मत करना। उन्होंने निकाला जीएसटी, सीजीएसटी,
SGST, UTGST। अरे सर जीएसटी भी 3 तरह के, हाँ, लेकिन आप टेंशन मत लो, ये एक ही है, वन कंट्री वन टैक्स, वन कंट्री वन टैक्स। तो 17 तरह के टैक्सेस को सबजूम्ड करके एक टैक्स बना दिया पूरे देश में, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। जैसे इनकम टैक्स होता है ना, वो पूरे देश में एक ही लगता है। ऐसे नहीं होता कि भाई राजस्थान का इनकम टैक्स अलग है, पंजाब का अलग है, तेलंगाना का अलग है, नहीं, पूरे देश में एक ही इनकम टैक्स है। ऐसे हमारे देश में गुड्स और सर्विसेज पर अब एक ही टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। तो बताओ व्यापारी लोगों को कितना आराम हो गया कि पहले 17 तरह के टैक्सेस को डील करना पड़ता था, अब केवल जीएसटी को डील करना पड़ता है। पहले 17 तरह के डिपार्टमेंट पीछे पड़े रहते थे, अब एक डिपार्टमेंट पीछे पड़ा है, जीएसटी। तो आराम हुआ या नहीं हुआ बताओ। चलो दूसरी चीज देखो, अगर आप ये पहले की चीजों को पढ़ लोगे ना साथ में, तो जीएसटी बहुत इजीली समझ में आएगा आपको। सेकंड लिखो, टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट, टैक्सेबल इवेंट मतलब जो मेरी क्लास का पहला, दूसरा या तीसरा जो क्लास होता है ना, बेसिक वाला, ये अगर आपने समझ लिया तो ये मान लेना कि आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको बहुत इजीली समझ में आने वाली है। मैं आपके दिमाग में दोस्तों एक मैप क्रिएट कर रहा हूँ, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे आप जिम में जाते हो तो भिड़ते ही थोड़ी एक्सरसाइज करते हो, पहले वार्म अप करते हो, तो मैं आपके दिमाग को तैयार कर रहा हूँ जीएसटी पढ़ने के लिए। ये नहीं कि भाई माता वैष्णो देवी जाना है तो सीधे ट्रेन में बैठ गए जी चलो, पहले नक्शा होना चाहिए ना भाई, कहाँ कहाँ जाओगे, कौन से स्टेशन पर जाओगे। तो मैं आपके दिमाग में एक मैप बना रहा हूँ। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे आप, टैक्सेबल इवेंट, है ना। सर ये टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, अभी बता रहा हूँ, लिख लो पहले क्या होता है टैक्सेबल इवेंट। क्या होता है भाई, तो एक तो होती है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है सर्विस, एक होता है सेल, एक होती है डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है डीम्ड सेल, और बला 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 एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल इवेंट। और अब जो टैक्सेबल इवेंट है पता है उसका नाम क्या है, सप्लाई। सप्लाई देखो भाई, जो भी लॉ हम पढ़ते हैं, जो भी कानून हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें उसका टैक्सेबल इवेंट पढ़ना पड़ता है। टैक्सेबल इवेंट, टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, टैक्सेबल इवेंट का मतलब होता है कि कब टैक्स लगेगा, मतलब वो कौन सा इवेंट होगा, वो कौन सी घड़ी होगी, है ना, वो कौन सा लम्हा होगा जब टैक्स लगेगा। तो इवेंट का मतलब है घटना, हिंदी में बोलते हैं घटना, दुर्घटना नहीं, घटना। घटना का मतलब वो कौन सा पल होगा, वो कौन सी घड़ी होगी, वो कौन सा लम्हा होगा जब टैक्स लगाया जाएगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग करते थे, मैन्युफैक्चरिंग एक घटना है कि आपने किसी चीज को मैन्युफैक्चर किया, जैसे आपने मोबाइल बनाया, जैसे आपने एसी बनाया। तो जैसे आप कोई चीज बनाते थे तो बनाने पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी। तो मुझे बताओ एक्साइज ड्यूटी किसके पीछे होती थी, मैन्युफैक्चरिंग के पीछे। जहां जहां मैन्युफैक्चरिंग वहां वहां एक्साइज ड्यूटी। जैसे आपने किसी को सर्विस दी, जैसे मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं, मैंने अपने ऑफिस में क्लाइंट को क्या दी, सर्विस दी, तो मैं सर्विस के ऊपर क्या लगाऊंगा, सर्विस टैक्स। सर्विस का चार्जिंग इवेंट बोलो, टैक्सेबल इवेंट बोलो, एक ही बात है, दैट इज कॉल्ड सर्विस टैक्स। मतलब जहां जहां सर्विस वहां वहां सर्विस टैक्स। जैसे मैंने किसी को माल बेचा, सेल किया, कई लोग बनाते हैं फिर बनाने के बाद बेचते हैं, तो जब बनाएंगे तो एक्साइज लगती थी, फिर जब उसको बेचा जाता था, मतलब उसको सेल किया जाता था, तो उसके ऊपर पता है टैक्सेबल इवेंट क्या होता था, वैट। वाट नहीं, वैट। क्या बोलते थे उसको, वैट। तो जहां जहां सेल वहां वहां वैट।
तो ये होता है भाई टैक्सेबल इवेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग के पीछे पीछे कौन? एक्साइज ड्यूटी। जहां जहां मैन्युफैक्चरिंग वहां वहां एक्साइज ड्यूटी। सर्विस टैक्स, सर्विस के पीछे कौन? सर्विस टैक्स। सेल के पीछे कौन? वैट। और आप किसके पीछे बताओ? आप किसके पीछे? आप मेरे पीछे क्यों हो भाई? किसके पीछे हो आप हो एग्जाम सीए इंस्टीट्यूट, उसके पीछे पीछे, क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्ट तो वही है ना भाई, पढ़ाई कर लें अपन। सर ये दो चीजें और लिखवाई है आपने, डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग, डीम्ड सेल, ये क्या होती है? अरे मैं क्या बताऊं आपको, मैं 2017 से पहले बहुत परेशान रहता था। पता है क्यों? मैं बच्चों को एक्साइज पढ़ाता था। अब एक्साइज में क्या होता था डियर, मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन दे रखी थी भाई, इन चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। फिर उसके नीचे पता है क्या लिखा था? डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मान लो। मैं यार ऐसे कैसे मान लो कि नहीं मान लो, बस मैंने सपोज करो जैसे ये पेन है, जैसे मैंने पेन बनाया तो सबको पता है भाई पेन बनाया तो मतलब मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, तो इस पे एक्साइज लगनी चाहिए, ये मतलब एक जनरल बात है, सबको पता है। लेकिन मैंने इस पेन को किसी डिब्बे में बंद कर दिया, मतलब मैंने इसकी पैकिंग कर दी, तो पता है क्या बोलते थे? बोले डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, मैंने कुछ बनाया ही नहीं, ये तो पहले भी पेन था अभी भी पेन ही है। कि नहीं नहीं आपने पैकिंग कर दी इसकी। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, पैकिंग करना कब से मैन्युफैक्चरिंग हो गया? तो इतना कंफ्यूजन था, बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, लेकिन लॉ में लिखा हुआ था कि मान लो, मतलब ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, उसके आगे बस डीम्ड लगा दो, मैन्युफैक्चरिंग, डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग। मैंने कहा यार ये क्या तरीका हुआ कि बस यही तरीका है। मैं कोई प्रोडक्ट खरीद के लाया, मेरी एमआरपी 100 रुपए थी, मैंने उसको काट के उस पर नई एमआरपी चिपका दी 125 रुपए, बोले इट इज डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग। मैंने कहा यार मैंने कुछ बनाया ही नहीं, कि नहीं आपने स्टिकर चेंज कर दिया इसका। मतलब इतना कंफ्यूजन था कि मैं क्या बताऊं आपको। जैसे सेल होती है, अपन कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, ओनरशिप चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड सेल, सबको पता है। कई चीजें होती थी डीम्ड सेल, अरे मैंने बेचा ही नहीं, कि नहीं मान लो बस बेच दिया आपने। मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूजन था, कभी सेल, कभी डीम्ड सेल, कभी मैन्युफैक्चरिंग, कभी डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग, सर पकड़ के बैठ जाओ। तो अब इन लोगों ने क्या किया पता है? जीएसटी आने के बाद बोले यार ये जो थप्पड़ लगते हैं ना, कभी मैन्युफैक्चरिंग, कभी डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग, कभी सेल, कभी डीम्ड सेल, इन सारे थप्पड़ की वजह एक पंच लगा दो सीधा, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। अब जीएसटी आने के बाद ऐसे नहीं होता कि ओहो इसने मैन्युफैक्चरिंग कर ली जी, इसने सेल कर दी, इसने डीम्ड मैन्युफैक्चर, ऐसे नहीं होता है। अब टैक्सेबल इवेंट का मतलब है सप्लाई। मतलब ये जितने भी टैक्सेबल इवेंट थे ना, आप ऐसे समझो इजी वे में कि ये जितने भी टैक्सेबल इवेंट थे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सर्विस हो गई, सेल हो गई, इन सबको पकड़कर लाए, एक बड़ा सा बैग में उन सबको डाला और ऊपर से उसको बंद करके उसके ऊपर लिख दिया सप्लाई। अब जब जीएसटी पढ़ोगे तो आपको मैन्युफैक्चरिंग वर्ड नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको सेल वर्ड नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको सर्विस वर्ड नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सप्लाई। तो जीएसटी कब अट्रैक्ट होता है? जब आप गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते हो। अगर सप्लाई करोगे तो जीएसटी लगेगा, अगर सप्लाई नहीं करोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो सर इसका मतलब हमको यह समझना पड़ेगा ना कि व्हाट इज सप्लाई। अरे पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, ये तो बैकबोन है जीएसटी का। जिसने सप्लाई समझ लिया उसका 50% कोर्स हो गया, क्योंकि जिसको बेसिक ही नहीं पता वो क्या खाक जीएसटी को समझेगा। तो पहला जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या है दोस्तों? इसका पूरा एक अलग से चैप्टर है भाई। मुझे 3-4 लेक्चर लगते हैं पूरे सप्लाई को समझाने में, क्योंकि अगर मैंने सप्लाई नहीं समझाया ना तो आप आगे के जीएसटी को ढंग से समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो बेसिक है, आपका जो फाउंडेशन है वही खराब है। तो अब जो टैक्सेबल इवेंट है, टैक्सेबल इवेंट का मतलब वो कौन सी घटना होगी जब टैक्स लगेगा। तो जीएसटी में घटना का नाम क्या है? सप्लाई।
सप्लाई है तो बात करो, सप्लाई नहीं है तो चलते बनो, सीधी सी बात है ना। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है ना आपको पढ़ाई में? हाँ सर बहुत अच्छे से। सर ये जो आप लिखवा रहे हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि आज तो हमने बहुत ही पढ़ाई कर ली भाई, कॉपी में लिखते हैं तो। चलो थर्ड पॉइंट लिख लो, असेसी। थर्ड पॉइंट क्या लिख लो? असेसी। सर हमें तो स्कूल की याद आ गई, जैसे पहले स्कूल में पढ़ाई करते थे ना वैसे लग रहा है। और क्या, ये तो बस आप क्या थोड़े बड़े हो जाते हो, ऐसे लगता है भाई हम तो सीए वीए कर रहे हैं, तो इतना दिमाग पे बर्डन मत लो, ऐसे समझो स्कूल में पढ़ रहे हो अभी आप, है ना। असेसी, असेसी कौन होता था? देखो पहले पुराने लॉ में असेसी कौन होता था? मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडर एक्सेट्रा, ये सारे लोग क्या होते थे? असेसी। मैन्युफैक्चरर भी असेसी होता था, सर्विस प्रोवाइडर भी असेसी होता था, ट्रेडर भी असेसी होता था। असेसी का मतलब है जिसके टैक्स लगाया जाएगा, जिसकी टैक्स कैलकुलेशन होगी, उसको हम बोलते थे असेसी। असेसी का मतलब असेस करना, किसी की इनकम को असेस करना, किसी का टैक्स असेस करना, वो असेसी होता है। अब जैसे मैन्युफैक्चरर है तो एक्साइज में मैन्युफैक्चरर असेसी होता था। जैसे आप सर्विस देने वाले हो, जैसे मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं तो पता है मुझे क्या बोलते थे? सर्विस प्रोवाइडर। मैं क्या कहलाता था? सर्विस प्रोवाइडर। और जैसे कोई दुकान खोल के बैठा है, सामान बेचता है, तो उसको बोलते थे ट्रेडर। क्या बोलते थे? ट्रेडर। तो ट्रेडर अलग होता था, सर्विस प्रोवाइडर अलग होता था, मैन्युफैक्चरर अलग होता था, दुनिया जहां की चीजें होती थी डियर अलग अलग। पता है दोस्तों, इन सब की जगह एक नया बंदा आ गया और उसका नाम है टैक्सेबल पर्सन। क्या नाम है उसका? तो अब जीएसटी में ऐसे नहीं पढ़ोगे आप कि मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडर, ऐसे नहीं पढ़ोगे। अब पता है क्या नाम आएगा? टैक्सेबल पर्सन। क्या नाम आएगा? टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन पूरे लॉ में बस यही आएगा, टैक्सेबल पर्सन। आप सर्विस देते हो तो भी टैक्सेबल पर्सन, आप माल बेचते हो मतलब प्रोडक्ट सेल करते हो तो भी टैक्सेबल पर्सन, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो भी टैक्सेबल पर्सन। क्योंकि अब लॉ एक हो गया ना भाई, समझो बात को, है ना। अच्छा फोर्थ नंबर पर क्या है? लिखो फोर्थ नंबर पर क्या है। ये जो सप्लाई होती है ना माय डियर फ्रेंड्स, सप्लाई, इसके अंदर तीन अलग अलग चीजें हैं। पहली चीज होती है इंट्रा स्टेट। पहली चीज क्या होती है? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट। एक होती है इंटर स्टेट, ओहो, और एक होता है भाई लोगों इंटर नेशनल। एक होता है इंट्रा स्टेट, एक होता है दोस्तों इंटर स्टेट, और एक होता है इंटरनेशनल। तो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। इस दुनिया में तीन तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। पहला इंट्रा स्टेट होता है, दूसरा इंटर स्टेट होता है, और तीसरा वाला इंटरनेशनल होता है। अच्छा सर इसका क्या मतलब होता है? इंट्रा का मतलब होता है स्टेट के अंदर, जैसे आप राजस्थान के हो, ठीक है, तो मैं राजस्थान में मान लो प्रोडक्ट बनाकर बेचता हूं, तो मैं सेलर भी राजस्थान का, और जो बायर है जो प्रोडक्ट को खरीदेगा वो भी राजस्थान का। ट्रांजैक्शन भी कहाँ हुआ? राजस्थान में। सारे काम कहाँ हुए? राजस्थान में। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो ये होता है इंट्रा स्टेट, ठीक है। माल कहाँ बेचा? राजस्थान में। अब आप नाराज मत हो जाना कि हमारे स्टेट का तो नाम ही नहीं लिया। भाई मैं तो जहाँ का हूँ मैं तो वहीं का नाम लूंगा ना, आप जहाँ के हो आप अपने स्टेट का ले लो, इसमें नाराजगी की क्या बात है। तो इंट्रा का मतलब होता है भाई सेम स्टेट। इंट्रा का मतलब क्या होता है? सेम स्टेट। एक होता है इंटर स्टेट। इंटर का मतलब होता है
मोर देन वन स्टेट। जैसे आप कहाँ के हो जी? सर हम तो है ना वहाँ के हैं। कहाँ के? राजस्थान के ही हैं हम तो। अब हम राजस्थान वाले हैं, हमने कोई प्रोडक्ट जो है ना बिहार में बेच दिया, बिहारी बाबू को बेच दिया। तो मुझे एक बात बताओ, आपने ट्रांजैक्शन कहाँ किया? बिहार में। और आप कहाँ के हो? तो स्टेट चेंज हुआ ना। तो जैसे ही स्टेट चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो पहला ट्रांजैक्शन कौन सा है? इंट्रा स्टेट, सेम स्टेट के अंदर। जो ट्रांजैक्शन दूसरे स्टेट में जाकर करते हो दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट। और एक होता है भाई इंटरनेशनल। ओहो, जैसे आप कौन से देश के हो? इंडिया के हो। आई लव माई इंडिया, है ना। और आपने ट्रांजैक्शन कर लिया यूएसए के साथ। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल। क्या बात है यार, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो तुम तो। कौन से देश के साथ करते हो? कि जी नेपाल के साथ करता हूँ। चलिए यहाँ से नेपाल। तो ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, ये 3 टाइप के होते हैं। वैसे तो नेपाल की भी, ऐसे आप हंसी मत उड़ाओ, नेपाल भी अलग कंट्री है, माना छोटा है, हमारा भाई है, पड़ोसी देश है, लेकिन विदेश तो माना ही जाएगा वो भी। ये थोड़ी है कि नेपाल भूटान को आप कुछ समझते ही नहीं हो, वो भी इंटरनेशनल होता है, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे कई लोग कहते हैं ना मैं फॉरेन ट्रिप पर जाकर आया हूँ, तो भाई कौन सी फॉरेन ट्रिप पर जाकर आया है? कि जी मैं तो नेपाल घूम के आया हूँ। कि अरे यार, इससे बढ़िया तो अपने यहीं जाया था। चलो कोई बात नहीं भाई, देखो ऐसे ही सब जो गरीब लोग होते हैं उनकी मजाक उड़ा देते हैं। तो पहले क्या होता था दोस्तों, 3 तरह के ट्रांजैक्शन होते थे। मतलब मैं जीएसटी से पहले की, ये जो लेफ्ट साइड है ना, ये जीएसटी से पहले की बातें हैं, और जो राइट साइड है वो जीएसटी आने के बाद की बातें हैं। तो पहले क्या होता था, 3 तरह के ट्रांजैक्शन होते थे। एक को बोलते थे इंट्रा, मतलब विद इन अ स्टेट। एक को बोलते थे इंटर, हाँ ये वो नहीं है फाउंडेशन इंटर फाइनल कहीं वो समझ लो। इंटर का मतलब होता था एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। एक होता था इंटरनेशनल, मतलब कंट्री चेंज हो रहा है। अच्छा, 3 तरह के होते थे मतलब पहले। अब क्या होता है सर, सुनो, जो इंट्रा है ना वो तो आज भी इंट्रा ही है जीएसटी आने के बाद। मतलब पहले भी इंट्रा था, आज भी इंट्रा है, जीएसटी में भी आपको इंट्रा ही मिलेगा। लेकिन जो इंटर और इंटरनेशनल होता था पहले, उन सब को अब बोलते हैं इंटर स्टेट। अच्छा, मतलब अब 2 ही तरह के ट्रांजैक्शन हैं, एक तो इंट्रा और एक इंटर। जो इंटरनेशनल होता है ना, इंटरनेशनल, उसको भी इंटर कर दिया। मतलब अगर मैं राजस्थान से ट्रांजैक्शन बिहार में करता हूं तो भी वो इंटर है, और मैं राजस्थान से अगर अमेरिका माल बेचता हूं यूएसए के अंदर, यूएसए के अंदर अगर मैं माल बेचता हूं तो वो भी इंटर है। मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन विल आल्सो बी ट्रीटेड एज इंटर। तो अब ट्रांजैक्शन 2 ही तरह के होते हैं, या तो इंट्रा होता है या इंटर होता है। इंटरनेशनल नाम नहीं आएगा अब ये मत सोचना कि इंटरनेशनल होना बंद हो गया, होता है, लेकिन उसको जीएसटी की भाषा में इंटर ही बोलते हैं। अब ये बातें अगर मैं आपको पहले से ना बताऊं और मैं सीधा पढ़ाना शुरू कर दूं तो बताओ आपको कैसे समझ में आएगा भाई? अच्छा, कई लोग तो ये अज्यूम कर लेते हैं भाई इतना तो आता ही होगा, लेकिन देखो आता होगा वो अलग बात है, पता नहीं ऐसे तो हमको क्या क्या आता है, लेकिन बात ये है कि अगर एक बार पहले बता दो तो भाई तुम्हारा क्या जा रहा है, बता दो ना, बच्चे हैं भाई कैसे समझेंगे? और खुद ही समझ सकते तो फिर आपके पास आते भी क्यों? फिर तो खुद ही पढ़ लेते सब चीजें। तो मुझे तो देखो ये मानकर पढ़ाना है कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है? चलो यहां तक क्लियर है सब लोगों को? हाँ सर, यहां तक की बात तो बिल्कुल बहुत जोर से समझ में आ गई। तो ऐसा करते हैं भाई, ऐसा करते हैं, आज हम अपनी क्लास को यहीं पर फिनिश कर लेते हैं। देखो आज ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा पाया भाई, बेसिक क्लास थी,
आपको कई बातें बतानी थी, भाई कौन सी बुक काम में लेंगे, नोट्स कैसे बनेंगे, क्वेश्चन बैंक में क्या है, वो सब बातें बतानी थी। तो देखो उसमें समय लगता है। अब ये चीज़ें मैं रोज़ रोज़ तो करूँगा नहीं आपके साथ, तो आज मैंने बस बेसिक बताया है आपको। कल से मैं आप लोगों को एक चार्ट बनवाऊंगा, उसमें मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अब हमारे देश में जीएसटी कैसे आया, कौन सा कानून पास हुआ, वो सारी बातें करने वाला हूं आपसे, राइट। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी क्लास को यहीं पर फिनिश कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों मित्रों के साथ जिनका भी एग्ज़ाम 2023 या उसके बाद है। मैं यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि जो बातें आज मैंने पहले दिन आपसे करी है ना, लास्ट दिन आपको निराश नहीं करूंगा। ये सारी चीज़ें एज इट इज़ आपको मैं पूरी करके भी दिखाऊंगा। चलिए जी, लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच।